वेलकम टू आईटीएस क्लासेस। और आईटीएस क्लासेस में जो आज का चैप्टर है हमारा ईरानी और मकदूनिया का आक्रमण। देखो ये ऐसे ऐसे चैप्टर है जो किसी ने ना तो पढ़ाए होंगे, और अब चाहे आप कोई भी कोर्स ले लो उसमें ये जो चैप्टर है बहुत कम करवाया जाता है। चैप्टर का नाम है ईरानी और मकदूनिया का आक्रमण। मोटा मोटा इस चीज के बारे में बता दिया जाता है, हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ईरान के आक्रमण से। जिस समय जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान के हकमानी शासक भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। भारत पर आक्रमण करने के प्रथम सफलता दारा प्रथम दायर बाहु को प्राप्त हुई थी, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम के 3 अभिलेख बेहिस्तून और पेशोल्स एवं नक्शेरुस्तम से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तट एवं भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था। उसने पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम में क्षेत्रों और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया। यह क्षेत्र फारस ईरानी का 20वां प्रांत या छत्रपति बन गया। फरल साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। भारतीय छत्ती में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर पंजाब के सिंधु नदी का पश्चिमी भाग सम्मिलित था। संपर्क के परिणाम। ईरानी लिपिकार ईरानी लिपिकार कातिब भारत में लेखक का एक विशेष रूप ले आया, जो उनके चलकर खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरान सिक्के भी मिले हैं, जिसमें ईरान के साथ व्यापार होने के संकेत मिले हैं। अशोककालीन स्मारक विशेष घंटा के आकार के गुंबज कुछ हद तक ईरानी प्रतिमाओं पर आधारित थे। अशोक के राज्यादेशों में प्रस्तावना और उसमें प्रत्येक शब्दों में ईरानी प्रस्तावना व उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली। घंटा के आकार के गुंबज कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उसमें प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रस्तावना ने उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ईरान की सहायता से यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली थी। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का वर्णन। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का वर्णन। आस्टियोबुलस 327 से लेकर 326। युद्ध का इतिहास। लेखक, समय, प्रमुख रचनाएं एवं महत्वपूर्ण साक्षर। आस्टियोबुलस। युद्ध का इतिहास। एस्टियल एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया। ओनो सेक्रिटस 327 से लेकर 326 सिकंदर की जीवनी लिखी है। यह जहाजी बेड़े का चालक था। नियाकस 327 से लेकर 326 स्ट्रेबो व एरियन विवरण। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के स्वतंत्र राजा तक्षशिला, पूर्व गुरेसन, असरसेन, अगरलसोई, ग्लोगनिकाय, गोसिकनोस, फेगेला, कैथियंस, आक्सीनोस, शूद्रक, आस्पेशियन, प्लूटाओटियस, संबोल्स, सिबोई, सोसेडियोन, आइबस्टाइनो, स्टेटी, सोफाइटस, प्लेटपल्टेन, पालट, नीसा, अस्केनेस, सोद्राई, गंदारिस,
मलवई, जाथ्रोई, अभिसार, मसनोई। पंजाब व सिंध के क्षेत्र में 28 राज्य आते थे। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मैसी मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिपिस दो का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे राज्यों में विभक्त था। उनमें कुछ राज्य गणतंत्रात्मक व राजतंत्रात्मक थे, जिन्हें अलग-अलग जीतना सिकंदर के लिए आसान था। सिकंदर यूनान के एक मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक स्थान की स्थापना की थी। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु 384 से लेकर 322 ईस्वी यूनानी दार्शनिक थे, जो प्लेटो के शिष्य थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, आध्यात्मिक, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित अनेक विषयों की रचना की थी। सिकंदर ने माइनर सिर्फ एशिया माइनर, तुर्की और ईरान को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ने लगा। नेक्स्ट है सिकंदर का आक्रमण। देखो जितना भी ये चीज दिख रहा है वो सभी पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। इन सभी पर सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर के बाद लेखकों सिकंदर के बाद लेखकों का वर्णन। डाइमेकस डाइमेकस 298 से लेकर 273 कोई रचना प्राप्त नहीं हुई। डायोनियस 284 से लेकर 262 अपर्याप्त रहा इसका। पॉलीबियम 144 से लेकर 42 अपर्याप्त। पाटोसीज 261 से लेकर 228 ईस्वी। पूर्वी देशों का भूगोल। पेरिपल्स 8 से लेकर 115। पेरिपल्स ऑफ द एरिथन सी। पिलनी 77 से लेकर 78। नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा। एरियन दूसरी शताब्दी ईस्वी। सिकंदर का आक्रमण। टोलमी दूसरी शताब्दी ज्योग्राफी। स्टेब्लो दूसरी शताब्दी ज्योग्राफी। एरियन 100 ईस्वी पूर्व। ए कोलैबोरेशन ऑफ मिसकेलस ऑफ हिस्ट्री ऑन द पेडिग्रीज ऑफ एनिमल्स। सिकंदर खैरब दर्रे से होकर भारत आया तथा उसने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी और पोरस के विरुद्ध किया। तक्षशिला का राजा आम्भी और पोरस सुवेक्षित राजा थे। इसका इसका राज्य झेलम चिनाब नदी के मध्य पड़ता है। वे दोनों संयुक्त मौर्य नहीं बन सके और न ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षण था। तक्षशिला के शासन आम्भी से सिकंदर के सामने आमने समर्पण कर दिया गया था। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिशोध पोरस ने किया था। हाइडस्पीस विस्तार। आधुनिक झेलम पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध विस्तार का युद्ध हुआ, जिसे सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। इसे ही हाइडस्पीस का युद्ध कहा गया। भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को राजा वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लोग निकाय व कंठ ज्योति को पराजित किया। सिकंदर व्यास नदी की सीमा तक पहुंचा था। वह पूर्व की ओर भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी सेना लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारी से भी ग्रसित हो चुके थे।
यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा कि युद्ध कला में भारतीय अन्य तत्काल जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों का यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध पर नंद वंश का राज्य था और उनकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने तथा युद्ध करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने बड़े ही दुख भरे स्वरों में कहा, मैं उस दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठीन और कार्यपूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार यह राजा, जो अपने शत्रुओं से कभी हार नहीं माना, परंतु अपने ही लोगों से हार मानने को विवश हो गया, वह भारत में लगभग 19 महीने 326 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक रहा। हमेशा वह हमेशा युद्धों में लगा रहा। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर दो भागों में बट गई। पहला था जलमार्ग और स्थलमार्ग। जलमार्ग नियाकस के नेतृत्व में गए, परंतु स्थलमार्ग क्रेटेस के नेतृत्व में विभाजित हो गए। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 यूनानी गवर्नर स्थायी शासकों के हाथों में सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, जिसमें पहला नगर बुक्केफाल झेलम नदी था तथा बुक्केमार झेलम नदी था तथा दूसरा निकेय नगर विजयनगर था, जिसे उसे पोरस पर विजय की स्मृति में बसाया गया था। सिकंदर के आक्रमण के क्या क्या परिणाम रहे? इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क को स्थापित करना था। सिकंदर के अभियान में 4 भिन्न-भिन्न स्थल मार्गों की जलमार्गों के द्वारा खोला गया। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास द्वितीय शताब्दी में रूप में हुआ, यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसे यूनानी व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं भी बढ़ने लगी। आक्रमण के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में यूनानी उपनिवेश स्थानीय हुए। उनमें झेलम के तट पर बुक्केफला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विस्तार छोड़ गए हैं, जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान की तिथि सहित इतिहास भी लिखे हैं। इसमें हमें भारत से हुई घटनाओं का तिथिक्रम इतिहास तैयार करने की सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा तथा गरीब माँ बाप द्वारा अपनी पुत्रियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में बताते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इन क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य का विस्तार का मार्गदर्शन भी किया था। सिकंदर द्वारा विभाजित क्षेत्र। सिकंदर ने विभाजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग-अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए थे। सिंधु व झेलम का भाग, तक्षशिला के सार्थक अम्बी, झेलम व व्यास नदी का भाग पोरस राजा बनाए गए। सिंधु तथा उत्तरी व पश्चिमी भाग फिलिप्स को राज्य बनाया गया। सिंधु का निचला भाग पिथौन को दे दिया गया। सिकंदर के इस कार्य ने रांडियमंदी कर लेना ही ने सिकंदर के आक्रमण के परिणाम।
क्लास चल रही है हमारी, क्लास चल रही है, देख। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि यूनानियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संपर्क की स्थापना थी। सिकंदर के अभियान के 4 स्थल तथा मार्गों को जलमार्गों के द्वारा खोले गए। भारत में गंगाधर शैली की कला, जिसका विकास एवं द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुआ, यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसे इसे यूनानी व्यक्तियों और शिल्पकारों के लिए मार्ग प्रशस्त तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आक्रमण के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। इसमें झेलम के तट पर बुक्केफल और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए, जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा है। इसमें हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथिक्रम इतिहास तैयार करने का सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। वे हमें सती पर गंभीर माँ बाप को अपने पुत्र बेचने के लिए तथा उन्हें गाय बैलों को विवश करते थे। ये करवा दिया। ये तो हो गया था, स्काईलार्क हो गया। सिकंदर के इस कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता और प्रोत्साहन किया गया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इस प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, भी पढ़ा दिया था। सिकंदर ने पूर्व यूनानी लेखकों का वर्णन। पूर्व यूनानी के लेखक कौन कौन से थे? स्काईलार्क हो गया, हिकेटियस हो गया, हेरोडोटस हो गया और कैसियम्स हो गया। ठीक है, ये थे भूगोल के जन्मदाता। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी और इंडिका एवं परामर्श का पुस्तक भी इन्होंने लिखी। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य युग, यो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।